हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अध्याय 19 का पहला हेडिंग मानव उत्सर्जी तंत्र के बारे में। ध्यान से आप समझिएगा, मानव उत्सर्जी तंत्र क्या होता है। मनुष्य में उत्सर्जी तंत्र एक जोड़ी वृक्क, मनुष्य में जो उत्सर्जी तंत्र होते हैं वे क्या होते हैं, एक जोड़ी वृक्क होते हैं, किडनी होते हैं। ठीक है, एक जोड़ी मूत्र नलिका होती है, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग का बना होता है। ठीक है, तो मानव में उत्सर्जी तंत्र में एक जोड़ी वृक्क होंगे, एक जोड़ी मूत्र नलिका होगी, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग का बना होता है। ठीक है, ध्यान से फिगर देखें, चित्र 19.1। तो यह फिगर है आपका मानव का उत्सर्जी तंत्र के बारे में, जिसमें आप देख रहे हैं कि मानव में उत्सर्जी तंत्र जो है एक जोड़ी वृक्क के रूप में होती है। यह आप वृक्क देख रहे हैं, वृक्क किडनी। ठीक है, दाहिने साइड में और बाएं साइड में यह किडनी होती है दो, जिसे एक जोड़ी कहते हैं। यह सेम के बीच के आकार की होती है, भूरे लाल रंग की होती है। ठीक है, भूरे लाल रंग की एक जोड़ी जो है वृक्क होती है। एक जोड़ी मूत्र नलिका होती हैं, यह मूत्र वाहिनी आप देख रहे हैं, मूत्र नलिका यह भी दो होती हैं, एक जोड़ी होती हैं। तो एक जोड़ी मूत्र नलिका होती है, एक जो है मूत्राशय होता है। यह फिगर आप देख रहे हैं, यह मूत्राशय है, एक जोड़ी। ठीक है, एक मूत्राशय होता है और एक मूत्र मार्ग होता है, यह मूत्र मार्ग होता है। ठीक है, तो मानव में उत्सर्जी तंत्र में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो मानव के उत्सर्जी तंत्र में एक जोड़ी वृक्क होते हैं, दो किडनी होते हैं, दो वृक्क होते हैं। एक जोड़ी मूत्रवाहिनी होती है, तो यह मूत्रवाहिनी हो गई। एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग होता है। ठीक है, अब प्रश्न है वृक्क कैसा होता है। तो जो एक जोड़ी वृक्क होते हैं, किडनी होते हैं, वे सेम के बीच की आकृति के गहरे भूरे लाल रंग के होते हैं। ठीक है, किडनी जो है, वृक्क जो हैं, वे एक जोड़े होते हैं और यह गहरे लाल भूरे रंग के होते हैं। ठीक है, गहरे भूरे लाल रंग के होते हैं तथा ये इनकी स्थिति क्या होती है, तो ये अंतिम वक्षीय तथा तीसरी कट कशेरुका के समीप। ठीक है, अंतिम वक्षीय जो है और तीसरी जो कट कशेरुका है उसके समीप उदर गुहा में आंतरिक पृष्ठ सतह पर स्थित होते हैं। उदर गुहा में अंदर की तरफ पृष्ठ सतह पर एक किडनी उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये किडनी जो हैं वे सेम के बीच की आकृति के गहरे भूरे लाल रंग के होते हैं तथा ये अंतिम वक्षीय और तीसरी कट कशेरुका के समीप उदर गुहा के आंतरिक पृष्ठ सतह पर स्थित होते हैं। ठीक है, अब इनकी साइज कैसी होती है, लंबाई चौड़ाई क्या होती है, वजन क्या होता है। तो वयस्क मनुष्य में प्रत्येक वृक्क की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। किडनी की लंबाई जो होती है वयस्क मनुष्य में वे 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। चौड़ाई जो होती है वह 5 से 7 सेंटीमीटर होती है और वृक्क की मोटाई जो है वह 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो वयस्क मनुष्य में प्रत्येक वृक्क की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर और मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, अगर वजन की बात की जाए तो वृक्क का जो भार होता है वह लगभग 120 से 170 ग्राम होता है। वृक्क का भार जो है 120 से 170 ग्राम होता है। ठीक है, वृक्क को अगर काटा जाए, जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं, वृक्क को काटा गया है, तो वृक्क के केंद्रीय भाग का भीतरी अवतल सतह के मध्य में एक खांच होता है जिसे हाइलम कहते हैं। ठीक है, हाइलम इसको कहा जाता है। यह कहाँ पाया जाता है, वृक्क के केंद्रीय सतह के केंद्रीय भाग के भीतरी अवतल कानकीय सतह के मध्य में। ठीक है, ये जो अवतल कानकीय सतह है इसके मध्य में एक खांच होता है जिसे हाइलम कहा जाता है। ठीक है, इसे होकर मूत्र नलिका, इसी हाइलम एरिया से होकर मूत्र नलिका नीचे की तरफ आप देख रहे हैं निकल रही हैं। इस हाइलम से मूत्र नलिका जो है वह नीचे की तरफ रक्त वाहिनियाँ और तंत्रिकाएं प्रवेश करती हैं। ठीक है, इसी रास्ते से होकर रक्त वाहिनी और तंत्रिकाएं जो हैं वह किडनी में प्रवेश करती हैं। हाइलम की भीतरी और कीप के आकार की रचना होती है। हाइलम की जो संरचना होती है वह
हाइलम के भीतरी ओर जो है वह कीप के आकार की, कुप्पी के आकार की तरह संरचना होती है, जिसे वृक्कीय श्रेणी कहा जाता है, पेल्विस कहा जाता है। ठीक है, यह जो संरचना है यह कीप के आकार की संरचना होती है। यह जो है हाइलम के भीतर की ओर होती है। हाइलम के भीतर की ओर कीप के आकार की रचना होती है, जिसे वृक्कीय श्रोणी, पेल्विस कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में। मनुष्य में उत्सर्जी तंत्र जो है एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी मूत्रनलिका, एक मूत्राशय और एक मूत्रमार्ग का बना होता है। जैसा कि आपने फिगर में देख रहे हैं कि मानव में उत्सर्जी तंत्र में एक जोड़ी वृक्क है, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी है, एक मूत्राशय है और एक मूत्रमार्ग है। वृक्क जो है, किडनी जो है, वह सेम के बीच के आकृति के गहरे भूरे लाल रंग के होते हैं तथा ये अंतिम वक्षीय और तीसरी कटकशेरुका के समीप उदर गुहा में आंतरिक पृष्ठ सतह पर स्थित होते हैं। ठीक है, वयस्क मनुष्य में प्रत्येक वृक्क की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर और मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तथा वृक्क का भार जो है वह लगभग 120 से 170 ग्राम होता है। ठीक, वृक्क के केंद्रीय भाग की भीतरी अवतल सतह के मध्य में एक खांच होता है, जिसे हाइलम कहते हैं। ठीक है, वृक्क के केंद्रीय भाग के भीतरी अवतल सतह के मध्य में एक खांच होता है, जिसे हाइलम कहते हैं। इससे होकर मूत्रनलिका, ठीक है, इसी से होकर मूत्रनलिका, रक्तवाहिनी और तंत्रिकाएं प्रवेश करती हैं। हाइलम के भीतर की ओर, हाइलम के भीतर की ओर कीप के आकार की रचना होती है, जिसे वृक्कीय श्रोणी या पेल्विस कहा जाता है। ठीक है, तथा इससे निकलने वाले प्रक्षेपों, आगे देखें ध्यान से, इससे निकलने वाले प्रक्षेपों को चषक या कैलिक्स कहते हैं। ठीक है, इससे निकलने वाले प्रक्षेपों को क्या कहते हैं? चषक या कैलिक्स कहते हैं। आप फिगर में देख सकते हैं, यह कैलिक्स है। इससे निकलने वाले प्रक्षेपों को क्या कहते हैं? चषक या कैलिक्स कहते हैं। ठीक है, यह वृक्क का पेल्विस रीजन है, वृक्क का पेल्विस रीजन है, यह हाइलम रीजन है। इसी से आप देख रहे हैं वृक्क शिरा, वृक्क धमनी, मूत्रवाहिनी सब जो है प्रवेश कर रही हैं, तंत्रिका वाहिनी प्रवेश करती हैं। इसके पीछे कीप के आकार की वृक्क, कीप के आकार की वृक्क पेल्विस होता है। ठीक है, और इसमें अंदर की तरफ प्रोजेक्शन है, जिसे चषक या कैलिक्स कहा जाता है। अंदर की तरफ जो है एक प्रोजेक्शन है, जिसको चषक या कैलिक्स कहते हैं। ठीक है, वृक्क की बाहरी सतह पर दृढ़ संपुट होता है। वृक्क के जो बाहरी सतह है उस पर एक मजबूत कैप्सूल होता है, संपुट होता है। ठीक है, वृक्क किडनी के बाहरी सतह पर दृढ़ संपुट होता है। वृक्क में दो भीतरी भाग होते हैं, किडनी में दो भीतरी भाग होते हैं। बाहरी जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं? बलकुट कहते हैं। बाहरी बलकुट या कार्टेक्स कहा जाता है, और भीतरी जो भाग होता है उसे मेडुला कहा जाता है, मध्यांश पिरामिड कहा जाता है, मेडुला कहा जाता है। ठीक है, तो वृक्क की बाहरी सतह पर दृढ़ संपुट होता है, दृढ़ कैप्सूल होता है। ठीक है, बलकुट आप देख सकते हैं। वृक्क की बाहरी सतह पर दृढ़ संपुट होता है। वृक्क में दो भाग होते हैं, वृक्क में दो भाग होते हैं। बाहर की तरफ जो भाग होते हैं उसे बाहरी बलकुट, आउटर कार्टेक्स कहा जाता है। बाहरी बलकुट, आउटर कार्टेक्स कहा जाता है इसको। और जो मध्य में होते हैं जिसे भीतरी मध्यांश या मेडुला कहा जाता है। ठीक है, यह मध्यांश पिरामिड आप देख रहे हैं, यह भीतरी मध्यांश या मेडुला भाग है। मध्यांश भाग जो मेडुला भाग होता है कुछ सक्वाकार पिरामिड में बटा होता है, सक्वाकार पिरामिड में बटा होता है। ठीक है, यह मध्यांश भाग जो है यह सक्वाकार पिरामिड में बटा होता है। मध्यांश जो है कुछ सक्वाकार पिरामिड में बटा होता है, जो कि चषकों में फैले रहते हैं। यह जो आप चषक देख रहे हैं, ठीक है, कैलिक्स जो आप देख रहे हैं, इसमें यह फैले रहते हैं। यह जो मध्यांश पिरामिड है यह चषकों में फैले रहते हैं, कैलिक्स में फैले रहते हैं। ठीक है, बलकुट मध्यांश पिरामिड के बीच फैलकर वृक्क स्तंभ बनाते हैं। बलकुट जो हैं, ठीक है, यह जो कार्टेक्स हैं बलकुट,
यह मध्यांश पिरामिड में फैलकर कार्टेक्स बनाते हैं, मध्यांश पिरामिड में फैल जाते हैं और फैलकर ब्रिक स्तंभ बनाते हैं। बलकुट जो है मध्यांश पिरामिड में फैलकर क्या बनाते हैं, ब्रिक स्तंभ बनाते हैं, ठीक है, जिसे बर्तिनी स्तंभ कहा जाता है, कॉलम ऑफ बर्तिनी कहा जाता है। यह जो स्तंभ बना रहे हैं इन्हें बर्तिनी के स्तंभ कहा जाता है, कॉलम ऑफ बर्तिनी कहा जाता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि भीतर की तरफ जो प्रोजेक्शन है उसको चषक या कैलिक्स कहते हैं। ब्रिक की बाहरी सतह पर दृढ़ संपुट होता है, कैप्सूल होता है। ब्रिक में दो भाग होते हैं, बाहर की तरफ बलकुट होता है, कार्टेक्स होता है और भीतर की ओर मध्यांश अर्थात मेडुला होता है, ठीक है। मध्यांश में कुछ शंक्वाकार पिरामिड में बटा होता है, इसे मध्यांश पिरामिड कहते हैं, जो कि चषकों में फैले होते हैं। बलकुट मध्यांश पिरामिड के बीच फैलकर ब्रिक स्तंभ बनाते हैं, जिसे बर्तिनी स्तंभ या कॉलम ऑफ बर्टिनी कहा जाता है, ठीक है। इसे कॉलम ऑफ बर्टिनी कहा जाता है, बर्टिनी के स्तंभ कहा जाता है, ठीक है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, ठीक। प्रत्येक ब्रिक में लगभग 10 लाख जटिल नलिकाकार संरचनाएं पाई जाती हैं, ठीक है। प्रत्येक ब्रिक में लगभग 10 लाख जटिल नलिकाकार, नली के आकार की संरचना पाई जाती है, जिसे ब्रिकाणु या नेफ्रॉन कहा जाता है, जो कि क्रियात्मक इकाइयां होती हैं, फंक्शनल यूनिट होती हैं किडनी की, ब्रिक की। प्रत्येक ब्रिक में लगभग 10 लाख जटिल नलिकाकार संरचना ब्रिकाणु अर्थात नेफ्रॉन पाई जाती हैं, जो क्रियात्मक इकाइयां होती हैं, ठीक है। नेफ्रॉन का फिगर आप देख सकते हैं, यह नेफ्रॉन का फिगर है, ठीक है। यह प्रत्येक ब्रिक में लगभग 10 लाख यह जटिल नलिकाकार संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे ब्रिकाणु या नेफ्रॉन कहा जाता है। यह किडनी की क्रियात्मक इकाइयां होती हैं, फंक्शनल यूनिट होती हैं। प्रत्येक नेफ्रॉन जो है वह 2 भाग होते हैं, प्रत्येक नेफ्रॉन में 2 भाग होते हैं, जिन्हें गुच्छ या ग्लोमेरुलस और ब्रिक नलिका कहते हैं, ठीक है। प्रत्येक नेफ्रॉन में 2 भाग होते हैं, जिन्हें गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहा जाता है, गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहा जाता है, और दूसरे भाग को ब्रिक नलिका कहा जाता है, दूसरे भाग को ब्रिक नलिका कहा जाता है, ठीक है। गुच्छा जो है वह वृक्कीय धमनी की शाखा अभिवाही धमनिकाओं से बनी कोशिकाओं का एक गुच्छा होता है, ठीक है। जो पहला भाग है जिन्हें गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहते हैं, यह वृक्कीय धमनी की शाखा अभिवाही धमनिका, वृक्कीय धमनी की शाखा अभिवाही धमनिका एफरेंट आर्टियोल से बनी केशिकाओं अर्थात कैपिलरीज, ठीक है, केशिकाओं कैपिलरीज का गुच्छा होता है, जिसे ग्लोमेरुलस से रक्त अपवाही धमनिका द्वारा ले जाया जाता है, ठीक है। इसे जो है ग्लोमेरुलस, यह है आपका ग्लोमेकलस या कोशिका गुच्छ कहते हैं। इसके द्वारा इसको रक्त अपवाही धमनिका द्वारा ले जाया जाता है, यह अपवाही धमनिका है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि प्रत्येक ब्रिक में लगभग 10 लाख जटिल नलिकाकार संरचनाएं होती हैं, जिन्हें ब्रिकाणु या नेफ्रॉन कहते हैं, जो कि ब्रिक की क्रियात्मक इकाइयां हैं। प्रत्येक ब्रिकाणु में 2 भाग होते हैं, प्रत्येक नेफ्रॉन के 2 भाग होते हैं, ठीक है, जिन्हें गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहते हैं। यह भाग जो है गुच्छ या ग्लोमेरुलस है, ठीक है। इस ग्लोमेरुलस में क्या क्या संरचना होती है, तो आप देख रहे हैं इसमें अभिवाही धमनिका है, जो है घुंघराले भाग में कई भागों में लपेट जा रही है, जिसे ग्लोमेकलस या कोशिका गुच्छ कहते हैं। फिर यह बाहर निकल रही है, जिसे अपवाही धमनिका कहते हैं, ठीक है, अपवाही धमनिका कहते हैं, एफरेंट आर्टियोल कहते हैं। और दूसरा जो भाग है वह ब्रिक नलिका है, जो ब्रिक नलिका को आप देख रहे हैं, यह संरचना, यह ब्रिक नलिका है, जिसके कई पार्ट होते हैं, ठीक है। और यह आप अपवाही धमनिका आप देख रहे हैं, नीचे की तरफ जो है ब्रिक नलिका को लपेटे हुए आगे बढ़ रही है, ठीक है, फिर जो है ऊपर जा रही है। इसको हम जो है वासा रेक्टा भी कहते हैं, वासा रेक्टा इसको कहा जाता है, जो कि ब्रिक नलिका से जुड़ी होती है। ब्रिक नलिका से जुड़े हुए भाग को जो है वासा रेक्टा कहा जाता है। यह सिरा वाला हिस्सा होता है वासा रेक्टा, ठीक है। आगे देखते हैं।
अब जो वृक्क नलिका है, इस वृक्क नलिका के बारे में पढ़ते हैं। तो वृक्क नलिका दोहरी झिल्ली युक्त प्याले नुमा बोमेन संपुट से प्रारंभ होती है। ठीक है, वृक्क नलिका जो है वह कहाँ से प्रारंभ होती है? बोमेन संपुट से। यह बोमेन कैप्सूल है। बोमेन संपुट से वृक्क नलिका की शुरुआत होती है और यह वृक्क नलिका जो है दोहरी झिल्ली युक्त प्याले नुमा बोमेन संपुट से प्रारंभ होती है, जिसके भीतर गुच्छ होता है। इसके भीतर क्या होता है? गुच्छ होता है। ठीक है, गुच्छ और बोमेन संपुट मिलकर मैल्पिघी काय या वृक्क कणिका कार्पसल्स बनाते हैं। ठीक है, गुच्छ, यह जो कोशिका गुच्छ है और बोमेन संपुट है, यह दोनों मिलकर, ठीक है, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? कार्पसल बनाते हैं, वृक्क कणिका बनाते हैं। ठीक है, फिगर में आप देख सकते हैं, ध्यान से देखें यह फिगर। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि वृक्क नलिका जो है वह दोहरी झिल्ली युक्त प्याले नुमा, दोहरी झिल्ली युक्त प्याले नुमा संपुट से प्रारंभ होती है। ठीक है, जिसे बोमेन संपुट कहते हैं, बोमेन संपुट, बोमेन कैप्सूल कहा जाता है। तो वृक्क नलिका जो है दोहरी झिल्ली युक्त प्याले नुमा बोमेन संपुट से प्रारंभ होती है, जिसके भीतर गुच्छ होता है। ठीक है, यह आप देख रहे हैं, भीतर जो है इसके गुच्छ हैं, जिसे ग्लोमे कलश या कोशिका गुच्छ कहा जाता है। ठीक है, गुच्छ और बोमेन संपुट को मिलाकर मैल्पिघी काय अथवा वृक्क कणिका कहा जाता है। ठीक है, तो यह किसका फिगर है? यह बोमेन संपुट और मैल्पिघी काय या वृक्क कार्पसल्स इसको कहा जाता है। ठीक है, बोमेन संपुट से एक अति कुंडलित, यह जो बोमेन संपुट देख रहे हैं, इससे जो है अति कुंडलित नलिका निकलती है, जिसे समीपस्थ संवालित नलिका प्रारंभ होती है। समीपस्थ संवालित नलिका प्रारंभ होती है, जिसे पीसीटी कहते हैं। ठीक है, इसके नीचे की जो संरचना होती है उसको आप समझें ध्यान से। ठीक है, तो आपको बताया जा रहा है कि प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख जटिल नलिकाकार संरचनाएं होती हैं, जिन्हें नेफ्रॉन कहा जाता है, जो कि वृक्क की क्रियात्मक इकाइयां होती हैं। ठीक है, प्रत्येक वृक्काणु के 2 भाग होते हैं, प्रत्येक नेफ्रॉन के 2 भाग होते हैं। यह जो ब्लैक से आप देख रहे हैं, यह पहला भाग है, और यह जो दूसरा भाग येलो कलर में जो बनाया गया है, यह इसका दूसरा भाग है। पहला भाग जो है इसे गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहते हैं, और दूसरा भाग जो है येलो कलर में जो बनाए गए हैं उनको क्या कहते हैं? ठीक है, इन्हें वृक्क नलिका कहते हैं। ठीक है, तो पहला भाग जो है ग्लोमेरुलस या गुच्छ, इसके बारे में आपने देखा कि इसमें जो है अभिवाही धमनिका है, अभिवाही धमनिका है जो फिर आपस में उलझकर ग्लोमे कलश बना रही है, कोशिका गुच्छ बना रही है, फिर बाहर की तरफ यह अपवाही धमनिका के रूप में निकल रही है, और यह वृक्क नलिका को लपेटते हुए आगे बढ़ रही है, और इसे हम अलग नाम देंगे, वासा रेक्टा इसको कहेंगे। ठीक है, तो आपने देखा कि प्रत्येक वृक्काणु में 2 भाग होते हैं, जिन्हें गुच्छ या ग्लोमेरुलस और वृक्क नलिका कहते हैं। गुच्छा जो है वह वृक्की धमनी की शाखा अभिवाही धमनिकाओं से बनी केशिकाओं का एक गुच्छा है। ग्लोमेरुलस से रक्त अपवाही धमनिका के द्वारा ले जाया जाता है। ठीक है, फिर आपने इस नलिका के बारे में पढ़ा कि वृक्क नलिका जो है वह दोहरी झिल्ली युक्त एक प्याले नुमा, ठीक है, वृक्क नलिका जो है दोहरी झिल्ली युक्त प्याले नुमा बोमेन संपुट से प्रारंभ होती है। तो यह आपका बोमेन संपुट से प्रारंभ होती है। गुच्छ और बोमेन संपुट, यह गुच्छ जो है और यह बोमेन संपुट जो है, यह मिलकर मैल्पिघी काय अथवा वृक्क कणिका कार्पसल बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है बोमेन संपुट से, यह जो बोमेन कैप्सूल है, इस बोमेन संपुट से एक अति कुंडलित समीपस्थ संवालित नलिका प्रारंभ होती है। तो यह अति कुंडलित समीपस्थ संवालित नलिका है। समीपस्थ संवालित नलिका जो है बोमेन कैप्सूल से निकल रही है, जिसे पीसीटी कहा जाता है, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल कहा जाता है। इसके बाद वृक्काणु में हेयर पिन के आकार के, जैसे हेयर में आप पिन लगाते हैं, ठीक है, महिलाओं को देखे होंगे, उसी तरह से यहाँ हेयर पिन के आकार की यह जो है संरचना आती है, जिसे हेनले पास कहा जाता है, हेनले लूप कहा जाता है। ठीक है, तो समीपस्थ संवालित नलिका पीसीटी के बाद की जो संरचना होती है उसे हेनले लूप कहा जाता है। ठीक है,
फिर जो है इसकी दूर वाली संरचना आती है जिसे दूरस्थ सम्मालित नलिका कहते हैं, डिजिटल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल कहते हैं, डीसीटी कहते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि बोमेन कैप्सूल से, यह जो बोमेन कैप्सूल है से एक अति कुंडलित संपस्थ संपालित नलिका प्रारंभ होती है। अति कुंडलित संपस्थ सम्मालित नलिका पीसीटी प्रारंभ होती है। इसके बाद जो है वृक्काणु में, इसके बाद वृक्काणु में हेयर पिन के आकार का हेनले लूप पाया जाता है। हेयर पिन के आकार का हेनले लूप पाया जाता है। ठीक है, और इसमें हेनले लूप में आरोही भुजा होती है जो नीचे की तरफ जाती है, और जो ऊपर की तरफ जाती है उसे अवरोही भुजा कहते हैं। तो हेनले लूप में असेंडिंग आर्म और डिसेंडिंग आर्म होते हैं, असेंडिंग लूप, डिसेंडिंग लूप। ठीक है, तो हेनले लूप जो है वह दो भागों में बटा है, आरोही भुजा और अवरोही भुजा। नीचे की तरफ जो है आरोही भुजा है और ऊपर की तरफ जो है वह अवरोही भुजा है। ठीक है, तो जिसमें आरोही और अवरोही भुजा होती है, आरोही भुजा में एक और अति कुंडलित नलिका जो, ठीक है, जो आपका अवरोही भुजा है, यह जो ऊपर जा रहा है, यह अवरोही भुजा जो है इसके एक ओर जो है अति कुंडलित नलिका होती है। अति कुंडलित नलिका होती है जिसे दूरस्थ संवालित नलिका डीसीटी प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, जिसे दूरस्थ संवालित नलिका कहते हैं, डीसीटी कहते हैं। ठीक है, अनेक वृक्काणु की दूरस्थ संवालित नलिकाएं जो हैं, जो भी नेफ्रॉन्स हैं, 10 लाख जटिल नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, तो अनेक नेफ्रॉन के दूरस्थ संवालित नलिका जो हैं वह संग्रह नलिका में खुल जाती हैं, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में खुल जाती हैं। ठीक है, अनेक वृक्काणु की दूरस्थ संवालित नलिकाएं एक सीधी संग्रह नलिका में खुल जाती हैं। ठीक है, अनेक संग्रह नलिकाएं मिलकर चस्कों के बीच स्थित मध्यांश पिरामिड से गुजरती हुई वृक्कीय श्रोणी में खुलती हैं। ठीक है, जो वृक्कीय श्रोणी होती हैं यहाँ पे आकर खुल जाती हैं। ठीक है, तो जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं, संग्रह नलिकाएं हैं, वह सब आके यहाँ पे, यह आप जो बीच वाला सेंटर देख रहे हैं यहाँ पर खुल जाती हैं आके। तो वृक्काणु, आपने देखा है कि अनेक वृक्काणु की दूरस्थ संवालित नलिका एक सीधी संग्रह नलिका में खुलती हैं और अनेक संग्रह नलिकाएं मिलकर चस्कों के बीच, ठीक है, मिलकर कैलिक्स के बीच, यह कैलिक्स हैं, इनके बीच, कैलिक्स के बीच में, ठीक है, ये आप देख रहे हैं कैलिक्स के बीच में अर्थात चस्कों के बीच में स्थित मध्यांश पिरामिड से गुजरती हुई, मध्यांश पिरामिड यह है आपका, ठीक है, मध्यांश पिरामिड से गुजरती हुई चस्कों के बीच, कैलिक्स के बीच वृक्कीय श्रोणी में खुल जाती हैं। ठीक है, वृक्कीय श्रोणी में पेल्विस रीजन में, पेल्विस यह रीजन है, इसमें यह खुल जाती हैं। कौन खुल जाती हैं? संग्रह नलिका खुल जाती है। ठीक है, वृक्काणु की वृक्क कणिका, संपल्स संवाहित नलिका, दूरस्थ संवाहित नलिका आदि वृक्क के बलकुट भाग में, ठीक है, वृक्क का यह जो बलकुट भाग है कार्टेक्स रीजन है, ठीक है, यह कार्टेक्स रीजन है और यह मेडुला रीजन है। यह वृक्क का मेडुला रीजन है और यह वृक्क का कार्टेक्स रीजन है। तो कार्टेक्स रीजन में कौन कौन पाया जाता है स्ट्रक्चर, और मध्यांश पिरामिड अर्थात मेडुला रीजन में कौन कौन स्ट्रक्चर पाया जाता है? तो नेफ्रॉन, वृक्काणु की जो वृक्क कणिका है, वृक्काणु की वृक्क कणिका अर्थात नेफ्रॉन्स, ठीक है, संपस्थ सम्मालित नलिका, ठीक है, जो संपस्थ सम्मालित नलिका है पीसीटी, और दूरस्थ सम्मालित नलिका जो है डीसीटी आदि जो हैं वे वृक्क के बलकुट में पाई जाती हैं, इस बलकुट रीजन में पाई जाती हैं। जबकि हेनले लूप मध्यांश में स्थित होता है। यह जो मध्यांश पिरामिड देख रहे हैं इसमें क्या होता है? हेनले लूप स्थित होता है। ठीक है, तो पीसीटी, डीसीटी, ठीक है, यह सारे जो हैं कार्टेक्स रीजन में होते हैं, बलकुट रीजन में होते हैं, जबकि इस मध्यांश रीजन में हेनले लूप स्थित होता है। ठीक है, अधिकांश वृक्काणु के हेनले लूप बहुत छोटे होते हैं। अधिकांश नेफ्रॉन के हेनले लूप क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, यह जो हेनले लूप आप देख रहे हैं, हेनले पास, यह अधिकांश नेफ्रॉन के हेनले लूप क्या होते हैं? छोटे होते हैं और मध्यांश में बहुत कम धसे रहते हैं, मेडुला में बहुत कम धसे रहते हैं।
ठीक है। अधिकांश वृक्णाणु के हेलने लूप बहुत छोटे होते हैं और मेडुला रीजन में बहुत कम धसे रहते हैं। ऐसे वृक्णाणुओं को, ठीक है, ऐसे नेफ्रॉन को बलकुटीय नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, इनको कार्टेक्स नेफ्रॉन कहा जाता है, बलकुटीय नेफ्रॉन कहते हैं, क्योंकि इनका अधिकांश रीजन जो है वह बलकुट ही एरिया में होता है, इसलिए इनको बलकुटी नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, कुछ नेफ्रॉन, कुछ वृक्णाणुओं के हेनले लूप लंबे होते हैं, बहुत लंबे होते हैं। कुछ वृक्णाणुओं के, कुछ नेफ्रॉन के हेनले लूप बहुत लंबे होते हैं तथा मध्यांश में काफ़ी गहराई तक धसे रहते हैं। मध्यांश में काफ़ी गहराई तक धसे रहते हैं। इन्हें सानिध्य मध्यांश वृक्णाणु कहते हैं, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं नेफ्रॉन भी दो तरह के होते हैं। एक तरह के जो नेफ्रॉन होते हैं उनके हेनले लूप बहुत छोटे होते हैं और मध्यांश में बहुत कम धसे रहते हैं, ऐसे नेफ्रॉन को बलकुटीय नेफ्रॉन कहते हैं। जबकि जो दूसरे तरह के नेफ्रॉन होते हैं उनके हेनले लूप बहुत लंबे होते हैं और मध्यांश में काफ़ी गहराई तक धसे रहते हैं और इन्हें सानिध्य मध्यांश विक्राणु या जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो यह जो है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का फिगर है, जिसमें हेनले लूप जो है इस मध्यांश के, यह मध्यांश रीजन है, ये हेनले लूप जो है मध्यांश रीजन में काफ़ी गहराई तक धसे रहते हैं। तो यह फिगर जो है आपका जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का फिगर है। ठीक है, जबकि जो बलकुटी नेफ्रॉन होते हैं उनका जो हेनले लूप होता है वह मध्यांश में बहुत कम ही दूरी तक होता है, मध्यांश में बहुत कम ही दूरी तक होता है। इस तरह से आपने देखा कि नेफ्रॉन कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक नेफ्रॉन को बलकुटी नेफ्रॉन कहते हैं। तो अधिकांश वृक्णाणु के हेनले लूप बहुत छोटे होते हैं और मध्यांश के बहुत कम धसे रहते हैं, बहुत कम दूरी तक धसे रहते हैं। ऐसे वृक्णाणुओं को बलकुटी वृक्कक कहते हैं, ठीक है, कार्टियल नेफ्रॉन कहते हैं। जबकि कुछ वृक्णाणुओं के हेनले लूप बहुत लंबे होते हैं और मध्यांश में काफ़ी गहराई तक धसे रहते हैं, इन्हें सानिध्य मध्यांश विक्राणु या जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, गुच्छ से निकलने वाली अपवाही धमनिका, गुच्छ से, ठीक है, जो आप ग्लोमेरुलस पढ़े हैं, कोशिका गुच्छ पढ़े हैं, ठीक है, जो वुमेन संपुट था, गुच्छ से निकलने वाली अपवाही धमनिका वृक्कीय नलिका के चारों ओर सूक्ष्म कोशिकाओं का जाल बनाती हैं। आप देख सकते हैं कि यह जो अपवाही धमनिका जो है कोशिका गुच्छ से निकल रही है, अभिवाही धमनिका यह है और यह केशिका गुच्छ है, इससे निकल रही है अपवाही धमनिका। तो यह जो अपवाही धमनिका है यह वृक्कीय नलिका के चारों तरफ, यह आपकी वृक्कीय नलिका है, इसके चारों तरफ आप देख रहे हैं यह ब्लैक में यह फैली हुई है। ठीक है, तो गुच्छ से निकलने वाली अपवाही धमनिका वृक्कीय नलिका के चारों ओर सूक्ष्म केशिकाओं का जाल बनाती हैं, जिसे परिनालिका केशिका जाल कहते हैं। परिनालिका केशिका जाल इसको कहा जाता है, जो ब्लैक कलर में दिखाया गया है। ठीक है, इस जाल से निकलने वाली एक एक सूक्ष्म वाहिका जो है, इस जाल से निकलने वाली ये जो वाहिका निकल रही हैं सूक्ष्म वाहिका, ये इसी जाल से निकल रही हैं। ठीक है, तो इस जाल से निकलने वाली एक एक सूक्ष्म वाहिका हेनले लूप के समानांतर चलते हुए, यह हेनले लूप के आप देख रहे हैं समानांतर चल रही हैं, जैसे हेनले लूप नीचे जा रहा है उसी तरह से यह अपवाही धमनिका से जाल निकल रहे हैं, यह भी इसके नीचे जा रहे हैं। ठीक है, इस जाल से निकलने वाली एक एक सूक्ष्म वाहिका हेनले लूप के समानांतर चलते हुए यू आकार की संरचना वासा रेक्टा बनाती है। यह यू आकार की संरचना बन रही है, जिसे क्या कहते हैं, वासा रेक्टा कहा जाता है। बलकुटीय विक्राणु में जो कार्टिकल नेफ्रॉन होते हैं, बलकुटीय विक्राणु में वासा रेक्टा या तो अनुपस्थित होती है या बहुत छोटी होती है। ठीक है, बलकुटीय विक्राणु में वासा रेक्टा या तो अनुपस्थित होती है या अत्यधिक हासित होती है, छोटी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप पढ़ रहे हैं मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में। इसमें आपको बताया गया कि मनुष्य में उत्सर्जी तंत्र एक जोड़ी वृक्क होते हैं, एक जोड़ी मूत्र नलिका होती है और एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग होता है। ठीक है, वृक्क जो होता है वह सेम के बीच के आकृति के गहरे भूरे लाल रंग के होते हैं तथा ये अंतिम बच्छीय,
ठीक है। वक्ष का जो अंतिम हिस्सा है, अंतिम वक्षीय और तीसरी कठकशेरुका के समीप उदर गुहा में आंतरिक पृष्ठ सतह पर स्थित होते हैं। वयस्क मनुष्य के प्रत्येक वृक्क की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर और मोटाई जो है 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। वृक्क का भार जो है लगभग 120 से 170 ग्राम होता है। वृक्क के केंद्रीय भाग की भीतरी अवतल सतह के मध्य में एक खांच होती है जिसे हाइलम कहते हैं, और इस हाइलम से होकर मूत्र नलिका, रक्तवाहिनियां और तंत्रिकाएं प्रवेश करती हैं। हाइलम के भीतरी ओर कीप के आकार की संरचना होती है जिसे वृक्कीय श्रोणी पेल्विस कहते हैं, और इससे निकलने वाले प्रक्षेपों, ठीक है, इससे निकलने वाले प्रक्षेपों को चषक या कैलिक्स कहते हैं। ठीक है। वृक्क की बाहरी सतह पर दृढ़ संपुट होता है। वृक्क की बाहरी सतह पे दृढ़ संपुट होता है। वृक्क में दो भाग होते हैं, बाहर की तरफ बलकुट कार्टेक्स होता है और भीतर की तरफ मध्यांश मेडुला होता है। ठीक है। मध्यांश जो है कुछ शंक्वाकार पिरामिड में बटा होता है जो कि चस्कों में फैले रहते हैं। बलकुट मध्यांश पिरामिड के बीच फैलकर वृक्क स्तंभ बनाते हैं जिन्हें वर्तिनी स्तंभ कहते हैं। ठीक है। प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख जटिल नलिकाकार संरचनाएं नेफ्रॉन पाई जाती हैं जो क्रियात्मक इकाइयां हैं। प्रत्येक वृक्काणु जो है 2 भाग होते हैं। प्रत्येक नेफ्रॉन के 2 भाग होते हैं जिन्हें गुच्छ और वृक्क नलिका कहते हैं। ग्लोमेरुलस और वृक्क नलिका कहते हैं। गुच्छा जो है वह वृक्कीय धमनी की शाखा अभिवाही धमनिकाओं एफरेंट आर्टियोल की बनी केशिकाओं का एक गुच्छ होता है। ग्लोमेरुलस में रक्त अपवाही धमनिका इफरेंट आर्टियोल द्वारा ले जाया जाता है। ठीक है। वृक्क नलिका जो होती है तो वृक्क नलिका दोहरी झिल्ली युक्त प्यालेनुमा बोमेन संपुट से प्रारंभ होती है जिसके भीतर जो है गुच्छ होता है। गुच्छ और बोमेन संपुट मिलकर मैलपिघिकाय अथवा वृक्क कणिका कार्पसल बनाते हैं। बोमेन संपुट से एक अति कुंडलित संपस्त संवालित नलिका पीसीटी प्रारंभ होती है इसके बाद वृक्काणु में हेयर पिन के आकार का हेनले लूप पाया जाता है जिसमें आरोही और अवरोही भुजा होती है। आरोही भुजा से एक और अति कुंडलित नलिका दूरस्थ संवालित नलिका डीसीटी प्रारंभ होती है। ठीक है। अनेक वृक्काणुओं की दूरस्थ संवालित नलिकाएं एक सीधी संग्रह नलिका में खुलती हैं जैसा कि फिगर में आपको हमने समझाया था। अनेक संग्रह नलिकाएं मिलकर चस्कों के बीच स्थित मध्यांश पिरामिड से गुजरती हुई वृक्कीय श्रोणी में खुलती हैं। वृक्काणु की वृक्क कणिका, संपस्त संवालित नलिका, दूरस्थ संवालित नलिका आदि वृक्क के बलकुट भाग में, जबकि हेनले लूप जो है मध्यांश में स्थित होते हैं। ठीक है। अधिकांश वृक्काणु के हेनले लूप बहुत छोटे होते हैं और मध्यांश में बहुत कम धसे रहते हैं। ऐसे वृक्काणुओं को बलकुटीय वृक्कक कहते हैं, कार्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं। जबकि कुछ वृक्काणुओं के हेनले लूप बहुत लंबे होते हैं तथा मध्यांश में काफ़ी गहराई तक धसे रहते हैं। इन्हें सानिध्य मध्यांश वृक्काणु अर्थात जक्स्ट्रा मॉड्यूलरी नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है। गुच्छ से निकलने वाली अपवाही धमनिका वृक्कीय नलिका के चारों ओर सूक्ष्म केशिकाओं का जाल बनाती हैं जिसे परिनलिका केशिका जाल कहते हैं। इस जाल से निकलने वाली एक एक सूक्ष्म वाहिका हेनले लूप के समांतर चलते हुए यू आकार की संरचना वासा रेक्टा बनाती हैं। ठीक है। वल्कुटीय विक्राणु में कार्टिकल नेफ्रॉन में वासा रेक्टा या तो अनुपस्थित होती हैं या अत्यधिक हासित होती हैं, छोटी होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।